वंदे मातरम साथियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पॉलिटी को। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते भारत के हर एक व्यवसाय को, चाहे हर एक उद्योगों को भारी घाटा हुआ है और भारी क्षति हुई है। तो इस कोरोना काल के दौरान मैं उन सभी प्रिय छात्रों को जो सबसे पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी, ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दोस्तों, ये महामारी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा घातक साबित हुई है, खतरनाक साबित हुई है। तो इस महामारी से हमको लड़ना भी है और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा भी करना है, क्योंकि हम सभी युवा हैं और जो युवा है वो किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं सकता है। उसके समक्ष चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, वो घबराएगा नहीं। और मुझे उम्मीद है इस भारत के उन वीर नौजवानों से कि जो इन महामारी के दौरान भी अपनी लड़ाई जारी रखें, मतलब अपने जीवन के जो भी टारगेट थे उसको पूरा करते रहें। उसी क्रम में मैं आपके साथ हाजिर हूँ आपके लक्ष्य को थोड़ा सा, आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरा है इस YouTube चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है। लगभग 1 साल बाद इस चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। इस चैनल के पर्पस बनाने का एक ही पर्पस था कि जो लड़के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिले, और पर्पस यह भी था कि जो लोगों को उस तरीके की शिक्षा दी जाए जिससे वो अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। तो आइए, आज सबसे पहले मैं आपको कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि अभी इस 2021 के समय में लगभग 1 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ हमारे समक्ष हैं। सबसे पहली भर्ती अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती आई है। लगभग 10,000 से ज़्यादा सीट है और एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। दूसरी चीज़ देखी जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर UPSSC जो अभी PET का ऑनलाइन आवेदन ले रहा है, जिसमें भी लगभग 50,000 से ज़्यादा भर्तियाँ आने वाले समय में होंगी। तीसरी सुनहरा मौसम उन लोगों के लिए है जो डिफेंस की तैयारी करते हैं। SSC GD की भर्ती आने वाली है। हमको लग रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने लगेंगे और 50,000 से ज़्यादा भर्तियाँ लगभग जुलाई मंथ में आ जाएंगी। तो अगर इन तीनों का कंबाइन आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर है। बाकी भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम अटका पड़ा है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, NTPC का भी लास्ट फेज हुआ नहीं है। तो उन सभी एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ मैथ्स, रीजनिंग, GK, हिंदी, हर एक प्रकार के सब्जेक्ट का डिटेल अध्ययन आप लोगों तक पहुंचेगा और आशा करेंगे कि आप सभी इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। जो छात्र हमसे पढ़ चुके हैं उन लोगों को तो ये विशेष जानकारी होगी कि पढ़ाने का तरीका क्या है, समझाने का तरीका क्या है। एकदम शुद्ध देसी भाषा में और आराम से एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से समझेंगे और उस हद तक समझेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में वो चीज़ आए और हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं सबसे पहले आज की जो पहली क्लास है इसमें पॉलिटी को स्टार्ट करूँगा, जिसका नाम आप सुने होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से। तो सबसे पहले 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा छात्रों को कन्फ्यूजन होता है। पहली चीज़ तो ये कि हमको भारतीय संविधान पढ़ना है या भारतीय राज्य व्यवस्थाएं पढ़नी है। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन क्लास में इन दोनों के बीच का फ़र्क मैं आपको समझाऊंगा कि भारतीय संविधान हमको पढ़ना है कि भारतीय राज्य व्यवस्थाएं पढ़नी है। तो आइए इस छोटे से फ़र्क को सबसे पहले समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि संविधान क्या है
इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कोई भी देश अपने देश के लिए संविधान क्यों बनाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, आखिर ये किस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों का नाम लिखते हैं। पहला चीज़ मैंने आपके साथ में कहा कि पहली चीज़ है भारतीय राज्य व्यवस्था। पहली चीज़ है भारतीय राज्य व्यवस्था और दूसरा चीज़ है संविधान। अब दोस्तों इन दो चीज़ों में हमको क्या पढ़ना है, हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में इन दोनों में से क्या पूछा जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में भी मैं उन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, आप सभी जानते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम है। वनडे एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए ये सारा का सारा सिलेबस चलेगा। सिविल सर्विसेज से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो केवल वनडे एग्ज़ाम पे हम लोग का टारगेट होगा। तो वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन दो सब्जेक्ट में वनडे एग्ज़ाम में आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है संविधान, न कि भारतीय राज्य व्यवस्था। इसका महत्व नहीं है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, हमने तो आज तक यही जाना है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, कि संविधान भी वही है, राज्य व्यवस्था भी वही है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। चीज़ें लगभग एक तरीके से मिलती जुलती हैं, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको डिक्लेयर करूं कि संविधान क्या है और भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहला चीज़ कि संविधान क्या है, इसको समझते हैं। उसके बाद से मैं आपको समझाऊंगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास होगी और इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि संविधान, हमारे वनडे एग्जाम के अंदर संविधान पूछा जाता है, तो सबसे पहले संविधान का मतलब समझते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत देश के अंदर आखिर भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, या दुनिया को ही संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो दुनिया को संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में अगर देखा जाए 1000 साल पहले का इतिहास, तो लगभग विश्व के हर एक देशों के अंदर प्रजातंत्र था, राजाओं का शासन चलता था। ऐसा ही एक देश है ब्रिटेन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसने भारत को सैकड़ों सालों तक गुलाम बना के रखा। तो एक देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के एक राजा हुए किंग जॉन। किंग जॉन नहीं समझेंगे, है ना, किंग जॉन है ये। अब किंग जॉन की बात है और इनका शासन चल रहा था 1215 ईस्वी में। तो आप जानते हैं कि राजाओं का शासन किस तरीके से चलता था। उस समय लोगों के पास कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे, एक तरीके से शोषण हुआ करता था लोगों का। तो उस समय भी यही हुआ, ब्रिटेन की जनता अपने राजा के खिलाफ आवाज उठाती है कि बहुत हुआ अत्याचार, अब इस अत्याचार को हम कभी नहीं सहेंगे, हमको अधिकार दीजिए ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। मतलब एक तरीके की क्रांति ब्रिटेन के अंदर संपन्न हुई। अब जब ब्रिटेन के अंदर क्रांति हुई, लोगों का विद्रोह हुआ, तो आप सभी को ये चीज़ पता होगी कि क्या हुआ था। ब्रिटेन के जो राजा किंग जॉन थे, उनको झुकना पड़ा, और झुकने के बाद से उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया, और उस दस्तावेज का नाम रखा मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। और इस मैग्ना कार्टा, जो दस्तावेज का जो नाम रखा गया मैग्ना कार्टा, इसी में ब्रिटेन के जो नागरिक थे उनके अधिकारों को लिखा गया। राजा द्वारा एक अधिकार दिया गया वहाँ के नागरिकों को कि भाई अब आज के बाद से हमारे देश का जो शासन है वो इस चार्टर के हिसाब से चलेगा, इस दस्तावेज के हिसाब से चलेगा। तो ब्रिटेन का जो संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान माना जाता है, अलिखित है, परंपराओं पे आधारित है, लेकिन जो एक छोटा सा दस्तावेज मिला, मतलब संविधान शब्द की कहीं ना कहीं परिकल्पना आई दुनिया के अंदर, तो ब्रिटेन दिया, और ब्रिटेन देता है 1215 ईस्वी में, और उसका नाम क्या रखता है, मैग्ना कार्टा। तो इसी को ब्रिटेन का संविधान भी कहा गया। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 को, मौलिक अधिकार को भी हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसी के नाम पे है मैग्ना कार्टा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 1215 के बाद से
आप जानते होंगे देश आया अमेरिका। अमेरिका अपना संविधान बनाता है 1787 ईस्वी में। दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद उसके अंदर आते हैं, है ना। उसके बाद से फ्रांस बनाया, उसके बाद से भारत जो लगभग सैकड़ों सालों तक गुलामी सहा अंग्रेजों की, वो भी संविधान बनाने की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान को इतना आसानी से नहीं बना। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके कहीं भारत स्वतंत्र हुआ। और ये मेरे भारत देश को एक बहुत अच्छी पवित्र पुस्तक संविधान प्राप्त हुई। तो इस संविधान का महत्व क्या है, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता दोस्त, और ना इस संविधान के कर्ज को हम चुका पाएंगे, क्योंकि यह जो संविधान हमको प्राप्त हुआ ये बहुत आसानी से नहीं मिला। अगर बात बोली जाए तो हमको लग जाए घंटों तक पढ़ाते रह जाएंगे, लेकिन संविधान के पीछे का जो इतिहास है उसको मैं आपके सामने नहीं समझा पाऊंगा। उन क्रांतिकारियों के बलिदान को आपके सामने भाषा में नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए इस संविधान का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसीलिए शायद आपके इस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो हम लोग इस संविधान को पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ही, वो ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग का मेन टारगेट होगा कि गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आपको मैथ नहीं आती है कोई बात नहीं, साइंस नहीं आती है कोई बात नहीं, और भी बहुत हिंदी नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे हिसाब से लगता है कि वो भारतीय नागरिक कहलाने योग्य ही नहीं है। यह चीज एकदम क्लियर है। तो भारत के हर एक बच्चा, हर एक युवा और हर एक वृद्ध आदमी को इस संविधान के बारे में जानना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, जब हम अपने संविधान के बारे में जानेंगे तभी जाके जो हमारा जीवन है वो सकुशल चल पाएगा, क्योंकि संविधान ही हमको वो अधिकार देता है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, सारी की सारी पावर जनता के अंदर है। तो जब जनता अपने पावर को समझेगी तो उसका कोई शोषण नहीं हो पाएगा जो हजारों सालों से हो रहा था, तो ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो संविधान में हमने आपको समझाया कि संविधान दुनिया में कहां से आया। तो संविधान दुनिया में सबसे पहले कहां से आया दोस्त, तो ब्रिटेन से आया। कौन से राजा थे, तो किंग जॉन। कब आया, तो 1215 ईस्वी में। किस नाम से वो तैयार हुआ, तो मैग्ना कार्टा के नाम से तैयार हुआ। और इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को आप जानते हैं मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। अब संविधान की परिभाषा, बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर संविधान की परिभाषा क्या है। तो जो संविधान की परिभाषा है अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा, तब मैं संविधान की परिभाषा आपको बता पाऊंगा। तो सबसे पहले आप समझें कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है और उसके बाद से संविधान क्या है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, ये छोटी वीडियो है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें बस आपको बताया गया कि संविधान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में कहाँ से ये सवाल बनते हैं। तो यही छोटी मोटी चीजें थी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, क्योंकि बिना राज्य व्यवस्था के जाने आप संविधान नहीं समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्त, भारतीय राज्य व्यवस्था 2 शब्दों का मेल है, एक है भारत और एक है राज्य व्यवस्था। तो दोस्त अगर भारत को भी समझा जाए तो भारत को समझने में भी हमको लगता है बहुत साल बीत जाएंगे, लेकिन भारत को नहीं समझा जा सकता है। भारत की गाथा अमिट है और इसको शब्दों और अक्षरों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। तो भारत को अभी मैं इस सब्जेक्ट के हिसाब से एक कंट्री मानता हूं, एक देश मानता हूं। अब इसके बाद से हम राज्य व्यवस्था को समझते हैं। तो दोस्त आप समझते होंगे आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर या दुनिया में कहीं भी हर जगह एक सिस्टम फिट है। अरे आदमी तो छोड़िए, प्रकृति ने भी अपने एक व्यवस्था अरेंज किया है, एक सिस्टम फिट किया है। वहाँ प्रकृति भी अपने हिसाब से 4 महीने की गर्मी, 4 महीने का वर्षा ऋतु, 4 महीने की क्या नाम है शीत ऋतु, तो इस हिसाब से प्रकृति भी अपना सिस्टम सेट करके बैठी है। तो अगर प्रकृति ने सिस्टम सेट किया है तो मानव को भी अपना सिस्टम सेट करना पड़ेगा। तो जब मानव दुनिया में आया तो मानव को भी एक व्यवस्था की जरूरत थी, क्योंकि बिना व्यवस्था के जहां पर कोई भी अरेंजमेंट और सही तरीके से नहीं होगा तो दोस्त कहीं भी उस चीज का विकास नहीं हो सकता है। तो किसी भी चीज में अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक अच्छा सुदृढ़ व्यवस्था होना जरूरी है।
तो दुनिया के हर एक देश के पास अपनी कोई ना कोई व्यवस्थाएं हैं, और भारत के अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अब पूरा का पूरा संविधान ही हम उस चीज़ के ऊपर कवर करेंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो समझते हैं क्या कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। अब इस राज व्यवस्था को हम दो भागों में तोड़ते हैं। तो पहला शब्द बनता है राज और दूसरा बनता है व्यवस्था। अब इसको परिभाषा को अगर व्यक्त करें परिभाषा में तो कैसे कहेंगे कि राज्य की व्यवस्था को चलाने के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य की व्यवस्था को चलाने के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। तो आखिर संविधान किसको कहते हैं? अभी मैंने कहा कि कुछ देर बाद आपको बताऊंगा संविधान की बात। तो देखिए दोस्त, राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है उसे संविधान उसे राज व्यवस्था कहते हैं। राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पे अध्ययन हो उसे राज व्यवस्था कहते हैं। और उससे संबंधित भाई व्यवस्था चलेगी तो वहां पे कुछ ना कुछ नियम होगा। तो उस नियम को जहां लिखा गया, जिस पुस्तक के अंदर लिखा गया, जिस दस्तावेज के अंदर लिखा गया, उसको बोला जाता है संविधान। तो यही छोटा सा फर्क है। फर्क तो बहुत ज्यादा लंबा है, किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे इस चीज़ पे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अभी हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ लें कि जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है राज व्यवस्था, और इससे संबंधित जो नियम लिखे गए हैं, जिस किताब में लिखे गए हैं, उसको बोला गया संविधान। अब सबसे पहली चीज़ कि राज क्या है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा तभी है जब उसके एक एक चीज़ को हम एकदम बारीकी से पढ़ें, बहुत डेप्थ में जाके पढ़ें। जब तक किसी भी चीज को हम तोड़ के नहीं पढ़ेंगे दोस्त तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय के एग्जाम में ट्रेंड क्या चल रहा है, हर एक सवाल बहुत ही अंदर से पूछा जा रहा है। तो मैं पूरी की पूरी पॉलिटी या पूरा का पूरा सब्जेक्ट अगर देखेंगे, चाहे मैथ्स होगा, चाहे रीजनिंग होगा, चाहे जीके होगा, हर एक चीज को एकदम डेप्थ तक लेकर जाएंगे, अंदर तक लेकर जाएंगे, ताकि उसके आगे पीछे के सवाल कहीं भी आपसे किसी प्रकार से ना छूटे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि राज व्यवस्था को तोड़िए। राजधन व्यवस्था, तो राज क्या है? इंग्लिश बोला जाए तो इसका स्टेट, हिंदी इसका राज्य को, और शुद्ध भाषा में बोला जाए तो राज्य। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि राज्य क्या है? आखिर राज्य किसको कहते हैं? तो अभी तक आप लोगों के मन में यह धारणा बनी होगी कि अरे राज्य तो है ना कि मेरा उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, उत्तराखंड एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है, यही पढ़ा होगा। और कोई पूछेगा आपसे कि राज्य क्या है तो आप यही बताएंगे भी। लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य की परिभाषा यही नहीं दी गई। राज्य की परिभाषा संविधान के हिसाब से बदल जाती है और बहुत अंदर तक चली जाती है, बहुत अंदर तक। तो राज्य की परिभाषा क्या दी गई भाई संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा? तो देखिए, अगर थोड़ा सा हम आपको इतिहास में लेकर चलेंगे, जब इस धरती की उत्पत्ति हुई होगी और जब मानव इस धरती पे आए होंगे, तो मानव जब इस धरती पे आए होंगे तो इस मानव को आप एक चीज कहते हैं जनसंख्या। मतलब धरती पर अगर जो कोई पहला तत्व आया होगा तो उसका नाम क्या रहा होगा दोस्त? जनसंख्या। तो पहली चीज जनसंख्या आई होगी। उसके बाद से अगर जनसंख्या आएगी, अगर एक घर में दो भाई हैं तो क्या उन दो भाइयों के रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल ही चाहिए। तो धरती पर जब लोग आए होंगे तो उन लोगों को रहने के लिए कुछ ना कुछ जगह की आवश्यकता पड़ी होगी, और उस जगह को हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। तो पहली चीज कि इस धरती पर जनसंख्या आई, उसके बाद से क्या आया? क्षेत्रफल आया। तीसरी चीज क्या आ गई? तो तीसरी चीज जनसंख्या और क्षेत्रफल को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक बॉडी तो चाहिए, कोई ना कोई एक शक्ति तो चाहिए, एक सत्ता तो चाहिए इन दोनों के चीज़ों के बीच सामंजस्य बैठा सके। आप देखते होंगे दैनिक जीवन में आए दिनों तमाम तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। इस क्षेत्रफल को लेकर पता ना कितने ज़्यादा मर्डर हो गए और कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल को कंट्रोल, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा रहे, इसके लिए ज़रूरत है दोस्त हमको एक तीसरी चीज़ की, जिसका नाम है सरकार। सरकार आया। तो शुरू में जब धरती रही होगी तो सरकारें नहीं थी, कबीला होते थे, लोग झुंडों में रहा करते थे। तो सरकार आई, वहीं पे उस समय का वही सरकार हुआ करते थे जो कबीलों के मठाधीश होते थे, मतलब अलग अलग कैटेगरी के। चौथी चीज तो हो गई जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार। अब बताइए, सरकार तो केवल नाम का होगा नहीं,
सरकार केवल नाम किसी को दे दिया जाए कि भाई तो आप सरकार हो, तो सरकार नाम दे देने से सरकार तो कोई हो नहीं जाएगा। तो सरकार वो होगा कैसे? जब उसके पास किसी न किसी प्रकार की शक्ति मौजूद हो। तो सरकार को एक शक्ति दी गई जिसका नाम हिंदी में है संप्रभुता। तो चौथा चीज जो राज्य बनाने में मदद किया वो है आपकी संप्रभुता। तीन चीजें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। तीन चीजों को समझने में हमको नहीं लगता है कि किसी को समस्या हुई होगी कि जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, सरकार क्या है। लेकिन समस्या कहां खड़ा होती है? संप्रभुता के सामने कि संप्रभुता आखिर है क्या, सोवरेनिटी क्या है। तो संप्रभुता का अगर देखा जाए वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अभी इस राज्य के हिसाब से देखा जाए कि राज्य के अंदर की क्या संप्रभुता है और उसकी क्या परिभाषा है, तो संप्रभुता दो प्रकार की होगी राज्य के हिसाब से। पहली संप्रभुता आपकी होती है आंतरिक संप्रभुता और दूसरी संप्रभुता होती है बाह्य संप्रभुता। अब जरूरी है कि आंतरिक संप्रभुता क्या है, बाह्य संप्रभुता क्या है। सबसे पहले तो यही चीज आपको लग रहा होगा कि भाई ये संप्रभुता शब्द आया कहां से, इसका मतलब ही आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आइए समझाते हैं। बहुत बड़ी चीज है लेकिन छोटे चीज में मतलब बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होगा। अब बस इस चीज को समझा करके और वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले आंतरिक संप्रभुता, इसके बाद से दूसरी चीज आ जाती है दोस्त बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता, तो आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता ये क्या है? तो मोटा मोटी मैं भी बता रहा हूं, जब संविधान पढ़ेंगे तो बड़े डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि जब कोई राज्य अपने अंदर के निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए। अगर कोई राज्य आंतरिक निर्णय को लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तो इसको हम बोलेंगे कि वो आंतरिक संप्रभु है। अगर कोई राज्य बाहरी निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तो उसको बोलेंगे बाह्य संप्रभुता। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आंतरिक संप्रभुता ये बाह्य संप्रभुता, इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझाइए। तो एग्जाम्पल के दौर में हम आपको समझाते हैं। अभी वर्तमान समय की मैं बात करूं, कोविड-19 का दौर चल रहा था और अलग अलग राज्य अपने हिसाब से फैसले ले रहे थे कि इस राज्य में इतने दिन तक लॉकडाउन रहेगा, इस राज्य में इतने दिन तक लॉकडाउन रहेगा, हमारे राज्य में ये व्यवस्था होगी, उस राज्य में ये व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश अपनी अलग व्यवस्था कर रहा है, बिहार अपनी अलग व्यवस्था कर रहा है। तो ऐसा क्यों करने में है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको एक शक्ति प्राप्त है आंतरिक संप्रभुता। वो आंतरिक संप्रभु है, अंदर के निर्णय लेने के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी प्रकार का निर्णय ले सकता है। दूसरी चीज हो गई बाह्य संप्रभुता। तो बाह्य संप्रभुता ही एक राज्य के अंदर नहीं होती है, राज्य से और देश में जो अंतर पैदा करता है वो यही पैदा करता है बाह्य संप्रभुता। इसीलिए दोस्त हम उत्तर प्रदेश को एक देश नहीं कह सकते हैं। भारत एक देश है लेकिन उत्तर प्रदेश एक देश नहीं है। क्यों नहीं है जी? तो उसके पास बाह्य संप्रभुता नहीं है। और बाह्य संप्रभुता है क्या? हमने कहा कि ऐसा राज्य, ऐसा गवर्निंग बॉडी जिसके पास बाह्य निर्णय लेने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो, बाह्य संप्रभुता कहलाएगी। और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता बाहरी स्वतंत्रता आपके पास हो कि बाहरी सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हो। तो इसका भी एग्जाम्पल लीजिए। तो आइए, जैसे कि आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री किसी दबाव में थे? किसी ने उनको प्रेशर दिया कि आप ये निर्णय न लें कि भाई उसके पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना है या पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना है, या किसी भी प्रकार की संधि अगर भारत करता है किसी अन्य देशों से तो क्या किसी प्रकार की कोई दबाव दिया जाता है? कोई अन्य देश दबाव देने आता है हमारे यहाँ? बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास ये सत्ता, ये शक्ति प्राप्त है संविधान के हिसाब से, बाह्य संप्रभुता। तो हम अपने बाहरी निर्णय को लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब इसको बोला जाता है बाह्य संप्रभुता। अब इन्हीं चार चीजों से आपके राज्य का निर्माण होता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि राज्य किन किन चीजों से बनता है, तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता, इन चार चीजों के मिलन से आपका राज्य का निर्माण होता है और ये पूरा का पूरा मिलकर राज्य बनाते हैं। तो राज्य के बारे में आपको बहुत डिटेल में आपको हमको लग रहा है जानकारी मिली होगी। हो सकता है आज के पहले आप यही जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरीके झारखंड एक राज्य है। राज्य की परिभाषा आपको नहीं पता होगी। तो एक हम कहते रहे हैं कि हर एक चीज को पढ़ेंगे और एकदम तोड़ के पढ़ेंगे, अंदर तक जाएंगे
और मज़ा ना आए तो कहिएगा आप। अभी तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आपके रगों में वो खून और जवानी का जो खून है उस जवानी में दौड़ने लगेगा और आपके अंदर वो गजब की एनर्जी आएगी कि मेरे दोस्त आप हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। तो आइए, राज्य के बारे में हमने समझा दिया, राज्य व्यवस्था हो गई, संविधान हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको दे रहा हूँ कि संविधान, आखिर भारत का कैसा संविधान है, ब्रिटेन का कैसा संविधान है, अमेरिका का कैसा संविधान है, कनाडा के पास कैसा संविधान है। तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारी वन लाइनर के रूप में हम ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है, तो लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान है। एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, बहुत छोटी मोटी चीज़ हो गई, लेकिन जानकारी के लिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है भाई, तो वह है अमेरिका, मात्र 7 अनुच्छेद है। दुनिया का अगर सबसे छोटा संविधान देखा जाए तो अमेरिका है, जिसके अंदर में टोटल 7 अनुच्छेद है। अब लिखित संविधानों में और भी अच्छा पूछा जाए कि ब्रिटेन के पास किस प्रकार का संविधान है, लिखित संविधान है कि अलिखित संविधान है, तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। अब ये अलिखित संविधान क्या होता है, तो जहाँ पे परंपराओं के आधार पर शासन चलता है वहाँ अलिखित है। जैसे आपके यहाँ घर पे चलता है, दादाजी का चलेगा, उसके बाद से पिताजी का चलेगा, उसके बाद से आपका चलेगा, समय बीतने के साथ कोई कहीं पे कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन परंपराएं चल रही हैं। तो परंपराओं के आधार पर जहाँ शासन हो अलिखित संविधान बोला जाता है। जहाँ पे सारी के सारे नियम कायदे कानून बताए गए हों और उसको किसी पुस्तक में लिखा गया हो उसको लिखित संविधान कहेंगे। तो लिखित अलिखित सभी प्रकार के संविधान के बारे में आपको जानकारी मिली। पूछा जाए कि सऊदी अरब का संविधान कैसा है, तो वो भी लिखित है, सऊदी अरब भी लिखित। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान को लिखा गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान को नहीं लिखा गया। लेकिन भारतीय संविधान की एक अलग ही गाथा है दोस्त, इससे महान कोई नहीं है। दुनिया में हमारा जो संविधान है एक औहदा रखता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है हमारा संविधान। और ये एक संविधान ऐसा संविधान है, दुनिया का मात्र एक होता है एक ऐसा संविधान है जहाँ पे किसी भी कैटेगरी, किसी भी जाति, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक छोटे से छोटे तबके वाले व्यक्ति को भी भारत देश के सबसे शीर्ष स्थान पे जाने का हक प्राप्त है। वो बात अलग है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। संविधान हमारे यहाँ लेकिन संविधानवाद नहीं है। संविधान और संविधानवाद दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे आपको कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आशा करते हैं कि ये जो छोटी मोटी जानकारी है वो आप लोगों तक अच्छी तरीके से पहुँच चुकी होगी और आप लोग निश्चित रूप से इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो अब आने वाली क्लासेस में इस पॉलिटी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपके सामने हिस्ट्री भी आएगी, जीएस का हर एक पोर्शन, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट को बड़े ही डिटेल में कवर किया जाएगा। लेकिन ज़रूरत आप लोगों की है। ज़रूरत इसलिए आप लोगों की है कि आप लोग जानते होंगे कि अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ता, तो सहयोग आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस भारत देश के नमक खा रहे हैं तो इतना तो दोस्त कर्तव्य बनता है कि जो निष्काम भाव से इस देश की सेवा में लगा हो उसका थोड़ा सा हेल्प हो जाए। क्योंकि जो हमसे जुड़े हैं लगभग साल 2 सालों से, आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट चलते हुए लगभग साल भर हो गए और साल भर के अंदर हमको लग रहा है कि सैकड़ों बच्चे, हजारों की तादाद में लोग जुड़े और लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, अपने मंजिलों को भी प्राप्त किए। तो जो हमारी संस्था स्टार्ट हुई, कहीं भी किसी से एक पैसा प्रेशर देकर नहीं लिया गया। मतलब अगर इस एक तरीके से देखा जाए कि इस तरीके से शिक्षा आप मार्केट के अंदर देखते होंगे कि व्यापार बना दिया गया, वो व्यापार वाली व्यवस्थाएं हमारे यहाँ नहीं है। हर एक बच्चे को अधिकार है जो पढ़ने के योग्य हो, जो पढ़ने की ताकत रखता है, उस हर एक बच्चे को इस संस्थान द्वारा हर सुविधाएं दी गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे लोग इस चीज को सुन भी रहे होंगे। तो इस भारत देश की क्या सेवा कर सकते हैं हम एक नागरिक होने के नाते, ये आप लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। तो सेवा बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी दोस्त हैं हर एक ग्रुप में पहुंचाएं, ताकि हम इस मिशन को और आगे बढ़ा पाएं और इतना आगे बढ़ा पाएं कि इस जीवन को, जो जीवन इस भारत देश की सेवा के लिए मिला है, हम सभी सफल बना पाएं। क्योंकि दोस्त ये जो जीवन मिला है
और ये जो स्वतंत्रता के साथ हम लोग जी पा रहे हैं, ये मात्र और मात्र हमारे क्रांतिकारियों की देन है। तो उन क्रांतिकारियों की वजह से अगर हम इस स्वच्छंद माहौल में एक चैन भरा अगर सांस ले पा रहे हैं, तो इतना तो कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर योगदान दें। तो एक छोटा सा योगदान है, आप अपने इन सारी चीज़ों को पढ़ के मंजिल को भी प्राप्त करेंगे, हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा और इस पूरे देश का भला होगा, पूरा समाज अच्छे तरीके से बनेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे भी और समाज के लिए भी काम करेंगे, देश के लिए भी काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि देश और समाज के लिए तभी काम कर सकते हैं जब हम अपने खुद के लिए काम करें, अपने अंदर बदलाव लेकर आना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों के अंदर बदलाव कैसे आएगा? तो लाखों की तादाद में गवर्नमेंट जॉब की भर्तियां पड़ी हुई हैं, सितारे चढ़ाइए, उसके बाद से देखिए दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। जहां जाएंगे वहां पे इज्जत की नजर से देखे जाएंगे। क्योंकि दोस्त ये जानते हैं आप, इस कोरोना काल में पता चल गया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के बीच का अंतर क्या है। तो ये जो अंतर है, अब इस अंतर को, इस कमी को आपको आने वाले समय में कभी ना महसूस करना पड़े, इस मौके को नहीं गंवाना है। तो ठानना है आज ही से कि हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, क्योंकि हम उन क्रांतिकारियों के संतान हैं जिसने पूरे भारत को विश्व गुरु बनाया था, जगत गुरु बनाया था। तो हम भी उसी मुहिम की तरफ आगे बढ़ें और हम सभी अपना सहयोग दे पाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो और उनसे ये भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकें और यह मिशन हम लोग का बहुत आगे तक जा पाए। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया होगा या कोई गलती हो गई होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको समझा दिया जाएगा।